हेलो बच्चों। आज के सेशन का टॉपिक क्या होने वाला है, सबसे पहले तो इस पर बात करते हैं। टॉपिक तुम्हारे सामने है बायोमास कन्वर्जन। अब इस टॉपिक को देखते साथ तुम में से कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि भाई अभी हाल में तो हमने सीईटी का पेपर दिया, हमने तो कभी इस टॉपिक को नहीं पढ़ा। तो एक्चुअली बेटा ये जो टॉपिक है बायोमास कन्वर्जन, ये एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का टॉपिक होता है, ठीक है। और आईजीकेवी सीटी में तो इंजीनियरिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, तुम में से जिस भी बच्चे ने सीयूईटी की तैयारी की होगी, सीयूईटी में थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पूछा जाता है। बट दिस टॉपिक स्पेसिफिकली बायोमास कन्वर्जन एक एडवांस लेवल का टॉपिक है। और ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये मैंने खास तौर पे बनाया है उन बच्चों के लिए जो सीजी व्यापम आरएचयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आगे चल करके करने वाले हैं। बिकॉज सीजी व्यापम आरएचयू के सिलेबस में हमें बायोमास कन्वर्जन काफी डिटेल में पढ़ना है। इसके अंदर बायोफ्यूल, बायोडीजल, बायोगैस, इन सारे टॉपिक्स को आरएचयू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी डिटेल्ड अप्रोच में पढ़ना पड़ता है। तो किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि शब्दों को तोड़िए, एक एक शब्द का मीनिंग समझिएगा जब आप, तो आपके लिए वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाना बहुत आसान हो जाता है। तो आओ सबसे पहले समझते हैं कि ये बायोमास होता क्या है। अभी बायोमास की यहां पर परिभाषा भी लिख रखी है। इट इज ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। यस, तुम्हारी बॉडी, मेरी बॉडी कुल मिलाकर के बनी किस चीज से है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन को ना भी देखा जाए, हालांकि ऑक्सीजन भी होता है, बट मेनली तो भैया हमारी बॉडी में कार्बन और हाइड्रोजन है। ऐसा कोई भी केमिकल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठा प्रेजेंट हो, उनको हम केमिस्ट्री में कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो आप शॉर्ट में ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है, ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई है। और ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो प्लांट से मिलता हो या फिर एनिमल से मिलता हो या फिर ह्यूमन से मिलता हो, ऐसे सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को हम बायोमास कहते हैं। इवन पौधे की जो पत्ती भी है बच्चों, ध्यान रखिएगा, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास। ये जो हमारे जानवर पॉटी करते हैं, डंग गोबर जो देते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास। तो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो प्लांट से मिलता हो या फिर एनिमल से मिलता हो, ऑल ऑफ सच काइंड ऑफ एन ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज बायोमास। अब इसके आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ बायोमास। जैसा कि मैंने फिर से कहना है, फिर से मैं कह दे रही हूं, इसको फिर से रिपीट कर रही हूं कि कोई भी ऐसी चीज जो प्लांट्स या एनिमल से डिराइव की जाती हो और वो ऑर्गेनिक नेचर की होती हो, हर वो चीज बायोमास कहला सकती है। तो एग्जाम्पल्स में आप देख लो, लकड़ी या लकड़ियों के रेसिड्यूज जैसे कि वुड चिप्स वगैरह आते हैं, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जो आते हैं, वो भी बायोमास का एग्जाम्पल है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल क्रॉप्स भी, जैसे कि कॉर्न हो गया जिसको आप मक्का कहते हो, गन्ना हो गया जिसको आप शुगर केन कहते हो, ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ बायोमास। इसके अलावा एनिमल वेस्ट यानी कि डंग वगैरह जिससे तुम आगे चल करके बायोगैस भी बनाते हो, ये भी बेटा बायोमास का एग्जाम्पल है। और साथ ही साथ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट वगैरह जो होते हैं, दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ बायोमास। अगर बहुत हल्के में ले रहे हो बायोमास को, तो मैं बताते चलूं इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या इंपॉर्टेंट रोल है मैं तुम्हें अगर बताऊं, तो बेटा इन सारे बायोमास को आप परिवर्तित कर सकते हो किसी ना किसी तरह के एनर्जी सोर्स में। जैसे कि आप इन्हीं बायोमास से, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गोबर उठा लो, तो इसी गोबर से तो बायोगैस बनाया जाता है। और बायोगैस तो एक बहुत अच्छा एनर्जी सोर्स है। वो भी कैसा एनर्जी सोर्स है? रीन्यूएबल, जो कभी खत्म ना होने वाला हो, जो हमेशा प्रेजेंट रहता हो, जिसको बार बार बनाया जा सकता हो, वो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के एग्जांपल्स होते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत हल्के में नहीं लेना है और ना ही बायोमास को बहुत हल्के में लेना है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बायोमास। आखिर बायोमास के कितने प्रकार होते हैं? तो जैसा कि तुम देख पा रहे होगे, दो टाइप्स होते हैं। पहला है ड्राई बायोमास। ड्राई बायोमास मतलब क्या? जिसमें मॉइस्चर परसेंटेज कायदे से तो ना के बराबर हो या फिर 0% हो, और अगर हो भी तो बहुत थोड़ा सा हो। जैसे कि हो गया वुड चिप्स, पेपर हो गया, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गए,
एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हो गए, ये सब के सब ड्राई बायोमास के एग्जाम्पल्स होते हैं। और वेट बायोमास का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? एनिमल वेस्ट। भैया डंग पूरा सूख करके थोड़ी ना निकलता है, डंग के साथ थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो होता है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और समथिंग एल्स। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा? वेट बायोमास का। ये तो मैं आपको बेसिक से पढ़ा रही हूं, बट अगर आप आरएचयू 2017 के सवालों को एक बार देखोगे तो इतने बेसिक क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आए हैं। वहां पर जो सवालों का लेवल है वो काफी सुप्रीम प्रकार का है। अब क्योंकि किसी भी टॉपिक को जब स्टार्ट किया जाता है तो तुरंत से तो आपको पीएचडी नहीं कराई जा सकती। पहले तो भाई ग्रेजुएशन करो उस सब्जेक्ट में, धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाओगे। तो मैंने आज के सेशन में यही कोशिश की है कि एटलीस्ट मैं बच्चों को ये तो समझा दूं कि बायोमास क्या है और बायोमास कन्वर्जन क्या होता है और उसके कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। अब देखो फाइनली जो हमारे सिलेबस का टॉपिक है दैट इज बायोमास कन्वर्जन। नाउ व्हाट इज दिस बायोमास कन्वर्जन? तो मैं सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो जो बायोमास है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कि प्लांट से मिला, जो कि एनिमल से मिला, इसको एनर्जी में चेंज करना या एनर्जी रिसोर्सेज में चेंज करना। अगर इतनी लंबी चौड़ी भाषा समझ में नहीं आ रही है तो एक सिंपलेस्ट एग्जांपल देती हूं मैं। गाय का गोबर, तुम जानते हो कि वो बायोमास है, जस्ट मैंने पढ़ाया। गाय के गोबर को तुम बायोगैस में चेंज करते हो ना भाई, तुमने तो पढ़ा है इंजीनियरिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये क्या हो गया? बायोमास को कन्वर्ट ही तो किया मैंने। और तुम्हें मैं बता दूं कि ये जो बायोगैस है इसको हल्के में मत लेना, इससे तुम चाहो तो बल्ब जला लो, तुम चाहो तो खाना बना लो, इतने सारे यूजेस हैं। तो बायोगैस एनर्जी रिसोर्स का एग्जाम्पल हो गया। तो इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को जिसमें हम बायोमास को कन्वर्ट करते हैं किसी यूजफुल एनर्जी रिसोर्स में, दिस प्रोसेस इन इंजीनियरिंग इज नोन एज बायोमास कन्वर्जन। आप चाहो तो इस तरह से शॉर्ट में भी लिख लेना, बिकॉज जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट डेफिनेशन रटें, आप बिल्कुल बेसिक समझ लो उसका, उतने से भी आपसे सवाल पेपर के बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा इसके बाद मेथड्स ऑफ बायोमास कन्वर्जन पर। अब आप देखेंगे कि बायोमास कन्वर्जन के मेनली कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है बेटा, इसे कहते हैं फिजिकल प्रोसेस। अब फिजिकल प्रोसेस के अंदर क्या क्या आएगा मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज थर्मोकेमिकल प्रोसेस। थर्मो का मतलब क्या होता है? हमेशा टेम्परेचर, मतलब यहां पर हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा बायोमास को, तब जाकर के वो किसी यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी रिसोर्स में चेंज होगा। और इसके अलावा जो तीसरा और आखिरी प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज बायोकेमिकल प्रोसेस। इसको बायोकेमिकल प्रोसेस हम इसीलिए कहते हैं बिकॉज इस प्रोसेस में जो बायोमास कन्वर्जन होता है उसमें आपको किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है, किसी ना किसी छोटे सूक्ष्म जीवों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बैक्टीरियाज वगैरह। अब देखोगे सवाल और किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ देगा भाई कि बायोमास कन्वर्जन करने के कितने मेजर टाइप्स होते हैं, तो 3 तुम्हें दिख रहा है। हालांकि एक और टॉपिक भी होता है बायोमास कन्वर्जन का जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड प्रोसेस, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली आप याद रखो 3 होते हैं, फिजिकल, थर्मोकेमिकल, बायोकेमिकल। अब आगे बढ़ते हैं कि फिजिकल प्रोसेस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स आते हैं। तो फिजिकल प्रोसेस में सबसे पहला है ब्रिक्वेटिंग। ब्रिक्वेटिंग से भी आरएचयू 2017 में आया था क्वेश्चन, ध्यान रखना। पेपर भी मैंने अपलोड किया है और पेपर को कोई भी देख सकता है जो कि कोर्स कंटेंट के अंदर डला हुआ है, चाहे आपने कोर्स परचेज किया हो कि नहीं किया हो। आप खुद से एक बार देखें क्वेश्चन पेपर को और एनालाइज करो कि इससे सवाल पूछे भी गए थे कि नहीं पूछे गए थे। ब्रिक्वेटिंग के अलावा पैलेटाइजेशन। पैलेटाइजेशन मतलब किसी बड़ी चीज को जिसका वॉल्यूम ज्यादा था उसके छोटे छोटे हम पार्टिकल्स बना दे रहे हैं, टैबलेट्स जैसा, कैप्सूल्स जैसा, दैट इज नोन एज पैलेटाइजेशन। इसके अलावा ड्राइंग और इसके अलावा साइज रिडक्शन। सबसे पहले याद कर लो कि भाई फिजिकल प्रोसेस ऑफ बायोमास कन्वर्जन में 4 मेथड्स आते हैं। सवाल ऐसा भी आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ बायोमास कन्वर्जन। ऑप्शन ए में दे देगा ब्रिक्वेटिंग, ऑप्शन बी में पैलेटाइजेशन, ऑप्शन सी में ड्राइंग, चौथे में तुम्हें मान लो दे दिया एनारोबिक डाइजेशन। तो भैया एनारोबिक डाइजेशन कहां लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हें? फिजिकल प्रोसेस में। तो यही है, हर छोटी छोटी चीज से सवाल बनाया जा सकता है। बच्चों को क्या लगने लगता है कि नहीं भाई अगर हमें पढ़ना है तो हमें एकदम पीएचडी लेवल का ही जाकर के पढ़ना है।
आरएचओ की मैं अगर बात करूं तो बेटा वो तो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है ना, सवालों को डिफिकल्ट किया जा सकता है, ये खुद ही डिफिकल्ट सवाल है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली आपसे नहीं बनेगा, पढ़ लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। भाई ग्रेजुएशन में जब तक आप कॉलेज में रहते हो, बायोमास टॉपिक तो जरूर दिखता है सिलेबस में, लेकिन पढ़ाया कहाँ जाता है, वो भी ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता है। इसीलिए बकायदा नोट्स बनाइए प्रॉपरली और अभी से पढ़ाई में लगिए। एग्जाम के इंतजार में मत रहा करो कि एग्जाम जब आएगा हम तब पढ़ेंगे, ऐसी पढ़ाई फिर कोई काम नहीं आती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा थर्मोकेमिकल प्रोसेस पे। जैसा कि मैंने कहा कि थर्मोकेमिकल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपको हायर टेम्परेचर्स की मदद से ही बायोमास कन्वर्जन करना होता है। इसके अंदर सबसे पहला है बेटा कंबशन। आगे की क्लासेस में मैं इन सारे प्रोसेस के डेफिनेशन वगैरह भी आपको पढ़ाऊंगी, साथ ही साथ ये बताऊंगी कि इन सारे प्रोसेस से कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज हमें प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा गैसिफिकेशन, गैसिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है ये जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर परफॉर्म किया जाता है उसको गैसिफायर्स कहते हैं। और पिछले बार आरएचयू 2017 में गैसिफायर से भी क्वेश्चंस आए थे। इसके भी दो टाइप होते हैं, अपवर्ड ड्राफ्ट एंड डाउनवर्ड ड्राफ्ट, वो बात की बातें हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट लिक्विफैक्शन और लास्ट है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये चारों के चारों कैसे प्रोसेसेस हैं? थर्मोकेमिकल प्रोसेस। इनसे क्या मिलेगा हमें? कोई ना कोई वैल्यूएबल एनर्जी रिसोर्स मिलेगा जिसको फर्दर हम किसी ना किसी दूसरे काम में लगा सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, वो मैं आपको बताते चलूं कि ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है ना बेटा, इससे मीथेनॉल प्राप्त किया जाता है, मीथेनॉल। और मीथेनॉल का क्या यूज है? तो मीथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, इन सब को हम आगे चल करके एज बायोफ्यूल वगैरह यूज करते हैं या बायोडीजल के रूप में यूज करते हैं। आगे की बातें आगे करेंगे, फिलहाल आप इतना जान लो इस चीज के बारे में। मीथेनॉल का फॉर्मूला भी याद रख लो, बिकॉज इंजीनियरिंग मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स का जोड़ होता है। इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। ठीक है, तो इनको हम बेसिकली मीथेनॉल और इथेनॉल को एज फ्यूल सोर्सेज यूज करते हैं, एज फ्यूल सोर्सेज यूज करते हैं, ध्यान रखोगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी मैं आपको बताते चलूं। ब्राजील में ये चीज काफी फेमस है, गैसोहॉल। डू यू नो व्हाट इज गैसोहॉल? एक्चुअली गैसोहॉल जो होता है वो इथेनॉल का और साथ ही साथ पेट्रोल का मिक्सचर होता है। पेट्रोल 80% यूज करते हैं इसमें और इथेनॉल को 20% यूज किया जाता है, और बहुत अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के रूप में ये साबित हुआ है। भाई पेट्रोल तो नॉन रिन्यूएबल के अंदर आता है, बट इथेनॉल तो आप लगातार बना सकते हैं गन्ने जैसे फसलों से, मक्के जैसे फसलों से, या किसी भी शुगर रिच क्रॉप से। सो आई एम श्योर आप सभी को थर्मोकेमिकल प्रोसेसेस के अंदर ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। कौन कौन से मेथड्स आते हैं? कंबशन आता है, गैसिफिकेशन आता है, डायरेक्ट लिक्विफैक्शन आता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आता है। क्या यहां पर एनारोबिक डाइजेशन की बात हुई? नहीं हुई। मतलब अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए और पूछा जाए कि एनारोबिक डाइजेशन कैसा बायो मास कन्वर्जन का प्रोसेस है, फिजिकल है, थर्मोकेमिकल है, बायोकेमिकल है, कैसा है, तो ये तो पक्का है कि फिजिकल प्रोसेस भी नहीं है, थर्मोकेमिकल प्रोसेस भी नहीं है। क्या है? वही तुम नेक्स्ट टॉपिक में सीखने जा रहे हो। तीसरा और आखिरी तरीका फॉर द कन्वर्जन ऑफ बायोमास इज द बायोकेमिकल प्रोसेस। अब जैसा कि मैंने कहा कि बायोकेमिकल प्रोसेसेस ऑफ बायोमास कन्वर्जन जो होंगे वो हमेशा माइक्रोबियल होंगे, मतलब बिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ये सारे प्रोसेसेस हो पाना पॉसिबल नहीं होता है। अब इसी के अंदर आता है बेटा एनारोबिक डाइजेशन, जिससे क्या मिलेगा? बायोगैस, ध्यान रखना। और फर्मेंटेशन, जिससे क्या मिलेगा? इथेनॉल। एक कंफ्यूजन हो सकता है तुमको कि मैम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में भी तो आपने बोल दिया था इथेनॉल, लेकिन मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, ध्यान रखना कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से इथेनॉल के बजाय हमें ज्यादातर क्या मिलता है? मीथेनॉल। वो तो मुझे बायोफ्यूल और बायोडीजल के बारे में बात करनी थी तो मैंने बता दिया इसके बारे में यहाँ पर। बाकी मेनली अगर आपको इथेनॉल चाहिए तो यू हैव टू गो फॉर द बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ बायोमास कन्वर्जन, जो कि किससे मिलेगा? हमें फर्मेंटेशन प्रोसेस से। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और छोटी मोटी चीजें, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि जब आप बायोगैस कन्वर्जन या बायोगैस फॉर्मेशन की बात करते हैं तो आपको किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करना पड़ता है, बिकॉज ये तो माइक्रोबियल प्रोसेस है। तो बेटा याद रखिएगा कि एक स्पेशल ग्रुप होता है बैक्टीरिया का, जिनको हम कहते हैं मिथैनोजेंस।
मिथेनोजेंस आर अ स्पेशल ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज, और यही गोबर पर काम करते हैं, डंग पर काम करते हैं, तब जाकर के कहीं हमें मीथेन और CO2 का मिक्सचर मिलता है, जिसको हम और किस नाम से जान देते हैं, बायोगैस कह देते हैं। बायोगैस नहीं कहते हैं तो इसको गोबर गैस भी कहा जाता है, बिकॉज ये मेनली गोबर से ही बनता है। इसके अलावा ध्यान रखना, ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक पढ़ाया है, मैं बार बार कह रही हूं, हर चीज की शुरुआत बेसिक से ही की जाती है, तभी जाकर के तुम्हें कुछ एडवांस समझ में आएगा। अब देखो, मैं तुम्हें कुछ और सवालों के टाइप्स भी यहीं पर बताते चलती हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, वो ये कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से आपको मेजरली कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, तो आपको क्या बताया मैंने, मीथेनॉल मिलता है। एनाएरोबिक डाइजेशन से आपको कौन सा मेजर प्रोडक्ट मिलता है, बायोगैस मिलता है। फर्मेंटेशन से आपको मेजरली कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, इथेनॉल। तो देख रहे हो, छोटी सी चीज है ये, बिल्कुल छोटा सा बेसिक सा टॉपिक, लेकिन कितने प्रकार के यहां से सवाल बन सकते हैं, बस तुम यही देखते चलो, ठीक है। और ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं अलग अलग टॉपिक से। अब यहाँ पर बात चल रही थी बायोकेमिकल प्रोसेस की, जिसके अंदर मैंने तुम्हें बताया कि मिथेनोजेंस जो होते हैं वो बैक्टीरियाज के स्पेशल कैटेगरी होते हैं, जिनकी बिना ये बायोगैस का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है। एक और चीज यहाँ पर ऐड कर देती हूँ बेटा, कि बायोगैस में हमेशा याद रखोगे कि मीथेन का परसेंटेज इज मच मोर देन CO2 का परसेंटेज। मतलब मीथेन और CO2 की अगर हम कंपैरिजन करें तो ज्यादातर क्या प्रेजेंट होता है, इसमें मीथेन गैस प्रेजेंट होता है। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आगे की क्लासेस में मैं इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करूंगी, ध्यान रखिएगा, तो आगे की क्लासेस में जुड़ना ना भूलें। आई होप आज का ये टॉपिक आप सभी को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। किसी तरह के डाउट्स हो तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज करके उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।